नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमौगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्दियो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। प्रज्ययति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है आचार्य अमृतचंद्र जी द्वारा कृत श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में सम्यक दर्शन अधिकार कंप्लीट करने के बाद सम्यक ज्ञान अधिकार की चर्चा चल रही है। सम्यक ज्ञान अधिकार में 31 और 32 नंबर की गाथा का भाव चल रहा है कि जिन जीवों को सम्यक दर्शन प्रकट होता है ऐसे पुरुषार्थी सम्यक दृष्टि जीवों को सम्यक ज्ञान की आराधना नित्य ही करते रहना चाहिए। वह सम्यक ज्ञान किसको कहना, उस सम्यक ज्ञान का स्वरूप क्या है, तो उसकी चर्चा यहाँ चलती है। इत्याश्रित सम्यक् वही सम्यक ज्ञानम निरूप्य यत्नेन आम्नायुक्ति योगे समुपास्यम नित्यमात्महिते पृथगाराधनमिष्टं दर्शन सहभाविनोऽपि बोधस्य लक्षण भेदेन यतो नानात्वं संभवत्यनयो। अर्थात इस प्रकार जिन्होंने सम्यक का आश्रय लिया है ऐसे आत्महितकारी पुरुषों को सदैव जिनागम की परंपरा और युक्ति अर्थात प्रमाणने के अनुयोगों से विचार करके यत्न पूर्वक सम्यक ज्ञान का भले प्रकार से सेवन करना योग्य है। सम्यक दर्शन के साथ ही उत्पन्न होने पर भी सम्यक ज्ञान का जुदा ही आराधन करना कल्याणकारी है, कारण कि इन दोनों में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में लक्षण के भेद से भिन्नता संभव है। अर्थात सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन नहीं है, तो भी दोनों सहभावी हैं, होते साथ ही हैं, है ना। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र में भिन्नता भी है, लक्षण भिन्नता, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र सहभावी है अर्थात एक साथ भी होते हैं। तो ये सारी विवक्षाएं आपको क्लियर है, इसमें हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, आगे चलते हैं। प्रमाणने का संक्षिप्त स्वरूप क्या है, तो उसकी चर्चा अब हमें करनी है। पेज नंबर 67 पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्रावक धर्म व्याख्यान के अंतर्गत सम्यक ज्ञान अधिकार, पेज नंबर 67 गाथा नंबर 31 और 32 के आधार से प्रमाण नय का संक्षिप्त स्वरूप कहते हैं। जब हम प्रमाण और नय के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं यानी कि हम सम्यक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, दैट मीन्स हम स्यादवाद के स्वरूप को समझ रहे हैं, ठीक है ना। जो लक्षण कहा था ना स्यादवाद, तो स्यादवाद किसको कहना, स्यादवाद अर्थात जो प्रमाण और नयों का विषय होता है, सुमेल सुमागम सुमेल होता है जिनमें प्रमाण और नयों का, ऐसे भावों को, ऐसे व्याख्यान को क्या कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं, अथवा अथवा स्यादवाद कहते हैं, ठीक। ऐसे चलो, तो सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, आ गया। प्रमाण किसको कहते हैं, सम्यक ज्ञान को कहते हैं। और नय किसे कहते हैं, सम्यक ज्ञान का ही अंश है वो भी, है ना। प्रमाण और नय दोनों ही सम्यक ज्ञान है, संयुक्त भावों से। अब समझाने की अपेक्षा से करेंगे। सबसे पहले सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। वह प्रमाण प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो प्रकार का है। प्रमाण कैसा होता है, प्रमाण प्रमाणित यानी कि देखो मेरे आंखों के सामने रखा है, प्रमाणित है, आवश्यकता नहीं है,
जिसको हमें तर्क युक्ति न्याय की आवश्यकता ना पड़े, अनुमान आदि की आवश्यकता ना पड़े। आंखों देखा, जो आंखों के सामने प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, उसको प्रमाण कहते हैं। परोक्ष, जो प्रत्यक्ष ना हो, अनुमान से जाना जाए, उसको परोक्ष कहते हैं। अब लेकिन आगम में दो प्रकार से प्रमाणित बात की बात की जाती है, ध्यान से समझो, पहले इधर ध्यान से। केवल ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। केवल ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। एक अपेक्षा से अवधि मन्य पर्याय को भी प्रमाण ज्ञान कहते हैं। बोले क्यों? क्योंकि कोई आवश्यकता नहीं है, वहां पे जो भी वस्तु दिखाई देती है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है, एकदम साक्षात, बिल्कुल साक्षात दिखाई देती है, उसको क्या कहते हैं? प्रमाण। तो ऐसे तीन ज्ञान हैं, कौन कौन से? अवधि ज्ञान, मनप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। इन इन तीनों ज्ञान की जो भी विषयभूत वस्तु है वो उनको बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट, कोई त्रुटि नहीं है उसके अंदर, अपने आधार से जानने में भी बिल्कुल सर्वसमर्थ है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो अवधि ज्ञान को काउंट किया है, तो सो अवधि को काउंट किया है, को अवधि को काउंट नहीं किया। ठीक है? जब हम केवल ज्ञान और मन परे के ज्ञान के साथ अवधि ज्ञान को भी श्रेणी में काउंट कर रहे हैं, किसी भी श्रेणी में जब हम इन तीनों की एक साथ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मन परे ज्ञान तो सु मन परे ज्ञान ही होता है, उसमें कु या विभंग भाव नहीं होता, और केवल ज्ञान में भी ऐसा नहीं होता। लेकिन अवधि ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक कु अवधि ज्ञान होता है, एक सु अवधि ज्ञान होता है। ये सब चर्चा तो आपने पहले पढ़ी होंगी, है ना? तो यहां जब हम प्रमाण में सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं, और उस सम्यक ज्ञान में प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कर रहे हैं, और उस प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर हम अवधि ज्ञान की भी बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम वहां पर सु अवधि ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो अवधि ज्ञान की नहीं कर रहे हैं। ये समझना आप पहले तो, ठीक है ना? क्योंकि सम्यक ज्ञान का मतलब ये जो सम्यक दर्शन के साथ हो, सीधा सीधा सा मतलब है। और सम्यक दर्शन के साथ होने वाला अवधि ज्ञान सु अवधि ज्ञान ही होगा, को अवधि ज्ञान तो नहीं होगा, है ना? ठीक है, तो आप सुनो। तो प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? जिसको, जिसमें अपना विषय बिल्कुल क्लियर कट होता है, एकदम साफ साफ, हाथ पे रखे आंवले की भांति, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। और जो हाथ पे रखे आंवले की भांति नहीं होता, उसको कहते हैं परोक्ष, जिसको जानने में किसी की सहायता की आवश्यकता पड़े। अब ये प्रत्यक्ष दो प्रकार से समझाएंगे यहाँ पे। एक तो इंद्रिय प्रत्यक्ष, यानी कि जो आपने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, अपने हाथ से तुमने ठंडा गर्म पानी पहचाना, हाथ डाला, ठंडा गर्म, इसको कहेंगे इंद्रिय प्रत्यक्ष। इंद्रिय ज्ञान को कहीं कहीं पे परोक्ष ज्ञान भी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, बड़े ध्यान से समझना। सब लोग अपना उपयोग 2 मिनट के लिए स्थिर करेंगे तो सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इंद्रिय ज्ञान को इंद्रिय की अपेक्षा से कहते हैं प्रत्यक्ष, ठीक है ना? प्रत्यक्ष ज्ञान, इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान। और ज्ञान को ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा से, इंद्रियों का मीडियम होने के कारण, उसको कहते हैं परोक्ष। एक इंद्रिय ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसको कहीं कहीं पे प्रत्यक्ष भी कहा गया है, कहीं कहीं पे परोक्ष भी कहा गया है। जहां प्रत्यक्ष कहा गया है वहां पे स्पेशल कह दिया गया इंद्रिय प्रत्यक्ष, अर्थात जो इंद्रियों से स्पष्ट जाना जा सके, उसको कहते हैं इंद्रिय प्रत्यक्ष। ठीक? जो वास्तव में प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञान होता है। एक अपेक्षा से तू अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, इन तीनों ज्ञानों को हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। इसके अलावा जितने भी ज्ञान है वो सब परोक्ष की श्रेणी में ही आते हैं। लेकिन हम जिसमें अपेक्षाएं अलग अलग रखती है ना, आगम क्या है? अपेक्षाओं का समूह है ना? अपेक्षाओं का समूह। तो भिन्न भिन्न प्रकार की अपेक्षाओं से भिन्न भिन्न प्रकार के कथन होते हैं, जहां जैसा कथन हो वहां वैसा समझ लेना चाहिए। केवल ज्ञान की अपेक्षा से, मन प्रिय ज्ञान की अपेक्षा से जो इंद्रिय ज्ञान है वह परोक्ष ही है, परंतु इंद्रियों की अपेक्षा से वही ज्ञान प्रत्यक्ष भी। ठीक है? तो कैसे, कौन सा ज्ञान प्रत्यक्ष है परोक्ष है वो समझेंगे हम। परोक्ष और प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जहां मीडियम है वो परोक्ष है। जैसे चश्मे से देखना पड़ रहा है तो परोक्ष हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे। और बिना चश्मे के साफ साफ दिखाई दे रहा है तो प्रत्यक्ष हो गया। अब देखा आपने चश्मे से या आंखों से? आपने चश्मे से देखा या आंखों से देखा? देखा तो हमने आंखों से, लेकिन आंखों से देखने पर भी बिना चश्मे के साफ नहीं देखने के कारण उसको कह दिया परोक्ष। लेकिन अगर आप बिना चश्मे के आंखों से बिल्कुल साफ साफ देख सके तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। ये उदाहरण दिया मैंने आपको, उदाहरण। प्रत्यक्ष किसको कहना और परोक्ष किसको कहना? जहां जानने के लिए किसी की आवश्यकता ना हो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष, और जहां जानने के लिए किसी की आवश्यकता पड़े उसको कहते हैं परोक्ष। ठीक है? क्योंकि यहाँ ज्ञान को जानने में इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इस ज्ञान को परोक्ष भी कहते हैं। लेकिन इंद्रियां अपना विषय स्पष्ट रूप से जानती हैं,
अपने विषय को, तो इसलिए इसको इंद्रिय प्रत्यक्ष भी कहते हैं। लेकिन केवल ज्ञान में परोक्ष की कोई संज्ञा नहीं है, अवधि ज्ञान में परोक्ष की कोई संज्ञा नहीं है, मन प्रिय ज्ञान में परोक्ष की कोई संज्ञा नहीं है। तो अवधि, मन प्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान ही होते हैं, इनमें परोक्ष का भेद नहीं होता। एकमात्र इंद्रिय ज्ञान में ही दो भेद पाए जाते हैं, प्रत्यक्ष भी और परोक्ष भी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो प्रमाण किसको कहना? सम्यक ज्ञान को प्रमाण मुझे एक कहते हैं। एक बात, कंफ्यूजन हो दूसरी रही बात। है, एक कंफ्यूजन आ हाँ रही है बोलो। कि उपलब्धि ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान क्यों कहेंगे? कुअवधि को कहाँ कहा? सुअवधि कह रहा हूँ, कुअवधि नहीं कह रहा हूँ। स्वअवधि, सॉरी, मेरे को कुअवधि हाँ, सुना, मैं तभी कंफ्यूज हो गई। नहीं 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 नहीं, सुअवधि, इसमें कुअवधि को काउंट नहीं किया है। ठीक है, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। हम प्रमाण की बात कर रहे थे, हम सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं। और ये तो अंडरस्टूड बात, सम्यक ज्ञान कब होगा? जब सम्यक दर्शन होगा। और सम्यक दर्शन के साथ वर्तने वाला जो सम्यक ज्ञान है, अब देखो, जैसे नरक के नारकी का जो अवधि ज्ञान है, वो विभंग ज्ञान कहलाता है, वो अवधि ज्ञान कहलाता है। और स्वर्ग के देवता का कौन सा कहलाता है? कुअवधि कहलाता है। बोलो, वो भी कुअवधि ही कहलाता है। वो भी विभंग ही कहलाता है। यदि मिथ्या दर्शन के साथ है तो कुअवधि ही है, और सम्यक दर्शन के साथ है तो सुअवधि ही है। लेकिन वहां पे विभंगताओं में एक अंतर होता है, नारकी की विभंगता में और देव की विभंगता में एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है? कि नारकी को जो बात समझ में आती है वो सारी उल्टी ही नजर आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बात बताओ, कोई व्यक्ति मदिरा पी के, शराब पी के नशे में किसी चीज को समझे, नशे में, और कोई व्यक्ति थोड़ा होश में किसी बात को समझे, तो दोनों में कुछ अंतर है या नहीं है? है ना? तो बस इतना ही अंतर है। दो दो प्रकार की मिथ्या दृष्टि है, एक ने शराब पी है, एक ने शराब नहीं पी है, पर दोनों के दोनों है मिथ्या दृष्टि। आती है बस, समझ में नहीं समझ में आती है ना? नरक के नारकी का जो ज्ञान है, वो, उसमें उसमें कुअवधि विभंग भाव कैसा है कि जो भी जानने में आता है सब खोटी बातें ही जानने में आती है। और नरक, स्वर्ग के देवता का जो ज्ञान है, अवधि ज्ञान है तो कुअवधि ज्ञान, अगर मिथ्या दर्शन के साथ है तो। लेकिन उस कुअवधि ज्ञान में क्या होता है कि उसमें अच्छी और बुरी दोनों बातें जानने में आती हैं। आती है बस, समझ में नहीं समझ में आती है? जैसे हमें आपके विषय में सारी बातें खराब खराब ही याद है। आज हमारा कोई बहुत अच्छा मित्र है, बहुत बढ़िया मित्र है, उसके साथ हमने जीवन में 2 4 5 10 साल बहुत अच्छे से व्यतीत किए। हमने उस पर ट्रस्ट किया, उसने हम पे ट्रस्ट किया। इस ट्रस्ट के जीवन में, 10 साल के जीवन में, कुछ अच्छी बुरी काम हमसे हुए, कुछ अच्छे बुरी बातें काम उनसे हुए। लेकिन हम दोनों के बीच में एक विश्वास है, एक अच्छी मित्रता है। मेरी बुरे बातों को या बुरी कही किए गए कामों को उसने नेगलेक्ट किया, इग्नोर कर दिया, और उसके द्वारा हुए भी बुरी बातें या बुरे कामों को उसने नेगलेक्ट, मैंने नेगलेक्ट कर दिया। लेकिन किसी कारण से आज हम दोनों के बीच में किसी बात से विवाद हो गया, और जो हमारी मित्रता थी वो शत्रुता में बदल गई। तो क्या हुआ कि इन 10 सालों की मित्रता में जब भी हम एक दूसरे को याद करते थे तो सिर्फ अच्छी बातें ही याद करते थे। लेकिन शत्रुता होने के बाद क्या हुआ कि जितनी भी बुरी बातें हमने नेगलेक्ट कर दी थी, सिर्फ वही हमें याद आती है। और कुछ जो अच्छी बातें थी उसमें भी हमें सिर्फ उसकी बुराई ही बुराई दिखाई देती है। ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है ना? जब हमारे अंतर में कषाय तीव्र होती है, तब अब किसी के साथ बिताया हुआ जो जीवन काल होता है ना, समय होता है, उस समय में बिताए हुए अच्छे और बुरे पलों में कषाय के कारण सिर्फ बुरे बुरे भाव ही आते हैं, बुरी बातें ही याद आती हैं। कोई भी एक अच्छी बात याद नहीं आती। सहजता से ऐसे ही होता है। और बाय चांस कोई अच्छी बात भी होती है ना, तो वो भी कैसी याद आती है? वो भी बुरी होकर ही याद आती है, कि उसमें भी कोई ना कोई कमी हम ढूंढ लेते हैं, क्योंकि अंतरंग में कषाय तीव्र होती है, कषाय भाव होता है। लेकिन मंद कषाय में कैसा होता है कि बुरी भी होती है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई ढूंढ लेते हैं। तो स्वर्ग के देवता का जो विभंग ज्ञान है और नरक के नारकी का जो विभंग ज्ञान है, उनमें यह अंतर है कि नरक के नारकी की कषाय की तीव्रता के कारण उसे बुरी बातें ही सिर्फ याद आती हैं, अच्छी तो कोई याद आती ही नहीं। कदाचित कोई अच्छी बात भी होती है तो वो भी बुरे भाव से ही समझ में आती है। और स्वर्ग के देवता के साथ क्या है? क्योंकि नारकी की अपेक्षा से उसकी कषाय मंद है, तो उसको अच्छी और बुरे दोनों ही प्रकार के भाव उस अवधि ज्ञान में जानने में आते हैं। अंतर समझ में आ गया? लेकिन दोनों का ज्ञान कैसा है? कु अवधि ही है। यदि मिथ्या श्रद्धान के साथ है, मिथ्या दृष्टि है, तो उसका अवधि ज्ञान कु अवधि ज्ञान ही कहलाएगा।
पकड़ में आती है बात, है ना? ये कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वो उसका भी कोव दिया, उसका भी कोव दिया, तो दोनों में क्या अंतर है? मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया, दोनों विभंग कहलाते हैं, लेकिन उसकी विभंगता में और उसकी विभंगता में क्या अंतर है ये समझने वाले। अब आगे, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। वह प्रमाण प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो प्रकार का है। प्रमाण ज्ञान दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष माने जिसमें किसी मीडियम की जरूरत पड़े, माध्यम की जरूरत पड़े, उसको परोक्ष। जो डायरेक्ट जान सके उसको प्रत्यक्ष। मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। और एक कि मैंने प्रत्यक्ष तो नहीं देखा, पर फला व्यक्ति ने मुझसे कहा था, इसीलिए मुझे पता है। तो अंतर है ना दोनों बातों में, अंतर है ना? ऐसे ही वो ज्ञान जो प्रत्यक्ष डायरेक्ट जानता है बात को, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। और जो डायरेक्ट नहीं जानता, किसी मीडियम किसी माध्यम से जानता है, उसको कहते हैं परोक्ष। तो क्या कहते हैं देखो, ये प्रत्यक्ष भी दो भेद हैं, ये प्रत्यक्ष ज्ञान भी दो प्रकार का है। कौन कौन सा प्रत्यक्ष है? जो केवल ज्ञान आत्मा के ही अधीन होकर अपने विषय प्रमाण विशदता को स्पष्ट जाने, उसे पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पारमार्थिक प्रत्यक्ष। पारमार्थिक प्रत्यक्ष परम स्वभाव वाला, परम स्वभाव अर्थ माने प्रयोजन या स्वभाव वाला प्रत्यक्ष भाव, परम स्वभाव। जिस जो वस्तु को बिल्कुल एकदम स्पष्ट जाने, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को भी जाने, अरूपीय वस्तु को भी हाथ पे रखे हुए आंवले की भांति जाने। समझे या नहीं समझे? इतना स्पष्ट जाने, बिल्कुल स्पष्ट, उसको क्या कहते हैं? पारमार्थिक प्रत्यक्ष। परम सत्य, परम स्वभाव को, अंतर भीतर भाव को भली प्रकार से पहचाने, जो तीनों काल के उसके खचित भावों को पहचाने, उसको द्रव्य गुण पर्याय से पहचाने, जो पर्याय बीत चुकी है उसको भी पहचाने, जो वर्तमान में स्थित है उसको भी पहचाने, जो होने वाली है उसको भी पहचाने। क्या कहा उसको? परमार्थिक प्रत्यक्ष। केवल ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। कैसा प्रत्यक्ष ज्ञान है? परमार्थिक प्रत्यक्ष। और एक दूसरा और प्रत्यक्ष है, क्या कहते हैं? जो प्रत्यक्ष के भी दो भेद है। तो प्रत्यक्ष के दो भेदों में पहला प्रत्यक्ष कौन सा है? पारमार्थिक प्रत्यक्ष। पारमार्थिक प्रत्यक्ष माने केवल ज्ञान। ठीक। अब जो दूसरा है वो भी प्रत्यक्ष है, लेकिन वो कौन सा प्रत्यक्ष है? वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं, उसके भी दो भेद हैं। क्या कहा? उसके भी दो भेद हैं। कौन कौन से? अवधि ज्ञान, मन है परे ज्ञान। तो एक देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सर्व प्रत्यक्ष है। एक एक देश प्रत्यक्ष और सर्व प्रत्यक्ष माने क्या होता है? देखो, सबसे पहले आप समझो कि प्रत्यक्ष के दो भेद हैं। प्रत्यक्ष के दो भेद हैं। उन दो भेदों में जो पहला प्रत्यक्ष है वो है पारमार्थिक प्रत्यक्ष। इतनी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन किसी को? है ना? ये जो पारमार्थिक प्रत्यक्ष है इसके भी दो भेद है, एक देश और सर्वदेश। क्या कहा? एक देश माने जो कम जाने, और सर्वदेश जिसमें जरा सी भी गुंजाइश नहीं बची है, जो कंप्लीट जाने। तो ये तो हमको पता ही है कि कंप्लीट कौन सा जानता है, सर्वदेश प्रत्यक्ष कौन सा है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष में सर्वदेश होता केवल ज्ञान है ना? लेकिन जो एक देश जानता है वो कौन सा है? वो अवधि ज्ञान और मन प्रिय ज्ञान है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले क्या समझेंगे? अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। जिसमें केवल ज्ञान पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान, जिसमें अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान को पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। परंतु इन पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञानों में दो भेद हैं, एक देश और सर्वदेश का। जो केवल ज्ञान है वो सर्वदेश है, जो अवधि ज्ञान और मन प्रिय ज्ञान है वो एक देश है। एक देश क्यों कहते हैं? क्योंकि कम जानता है। जो एक भाव को पहचाने या कुछ भाव को पहचाने उसको कहते हैं एक देश। और जो संपूर्ण भाव को पहचाने उसको कहते हैं सर्वदेश। तो संपूर्ण भाव को जानने वाला कौन है? जो स्थूल और सूक्ष्म समस्त भाव को पहचाने वो है केवल ज्ञान। और जो वस्तु के कुछ भाव को पहचाने, कुछ को ना पहचान पाए, उसको कहते हैं एक देश। तो अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है या नहीं? यहाँ भैया प्रत्यक्ष ज्ञान है। कौन से प्रत्यक्ष ज्ञान है? इस परमार्थ प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये परमार्थ प्रत्यक्ष ज्ञान कितने प्रकार का होता है? ये भैया दो प्रकार का होता है। कैसे कैसे? एक देश और सर्वदेश। अवधि मन परिज्ञान एक देश परमार्थ प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सर्वदेश परमार्थ प्रत्यक्ष है। क्लियर हो गया? अब ये जो लाइन लिखी थी कि प्रत्यक्ष के भी दो भेद है, या दोनों भेद हो गए या नहीं हुए?
नहीं हुए, है ना। जी। पारमार्थिक प्रत्यक्ष के दो भेद और हुए हैं। साफ व्यवहारिक। प्रत्यक्ष का तो हाँ, अभी तो एक ही भेद हुआ है प्रत्यक्ष का। ठीक, अब दूसरा समझेंगे। अवधि ज्ञान मन ज्ञान तो एक देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सर्वदेश प्रत्यक्ष, तथा जो नेत्रादि इंद्रियों द्वारा वर्णादि को साक्षात ग्रहण करे अर्थात जाने, उसे साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? ये समझो, व्यवहार से प्रत्यक्ष कहते हैं, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। व्यवहार से प्रत्यक्ष अर्थात जैसे इंद्रिय अपने विषय को स्पष्ट जानती है, प्रत्यक्ष जानती है। ठंडा गर्म पानी ठंडा गर्म है या नहीं है, तो स्पर्श इंद्रिय से आप स्पष्ट पहचान सकते हैं। सफेद रंग, काला रंग, पीला रंग, हरा रंग, इसको आंखों से आप प्रत्यक्ष पहचान सकते हैं। भाषा को आप कानों से स्पष्ट पहचान सकते हैं, प्रत्यक्ष पहचान सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं, क्या नहीं होना, इंद्रियों को परोक्ष भी कहते हैं और इंद्रियों को प्रत्यक्ष भी कहते हैं। इंद्रियों के ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान, जब प्रमाण के विषय में हम चर्चा करते हैं तो इंद्रिय ज्ञान क्या कहलाता है? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है, जानने की अपेक्षा से। ठीक, प्रमाण ज्ञान के दो भेद बताए, प्रत्यक्ष, प्रमाण प्रत्यक्ष के दो भेद बतलाए। कौन कौन से? एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष, एक साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। जो पारमार्थिक प्रत्यक्ष है वो दो प्रकार का है। कौन कौन सा? एक देश और सर्वदेश। जो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है वो कितने प्रकार का है? कि वो एक ही प्रकार का है, उसमें दूसरा कोई भेद नहीं है। क्लियर हो गई बात? कोई कंफ्यूजन? समझ में आई नहीं समझ में आई? अब मैं सर, पूछ सकता हूँ? सर परोक्ष हाँ बोलो। इंद्रियों को फिर हमें कैसे समझ में आएगा कि इंद्रियों को कहाँ हम परोक्ष उपयोग करें और कहाँ प्रत्यक्ष? जब हम आपने कहा आत्मा ना के दोनों डायरेक्ट ज्ञान तरह की से। बात करेंगे, जब जी हम आत्मा की अपेक्षा से ज्ञान की चर्चा करेंगे, जब हम आत्मा की अपेक्षा से ज्ञान की चर्चा करेंगे, आत्मा के ज्ञान गुण की चर्चा करेंगे, तब वहां पे इंद्रियां परोक्ष ही कहलाएंगी, प्रत्यक्ष नहीं कहलाएंगी। सर, आत्मा की चर्चा में इंद्रियों का क्या काम? आत्मा को तभी तो जानने कह में। रहा हूँ आत्मा की। फिर वही बात, हम जब आत्मा के ज्ञान स्वभाव की चर्चा करेंगे तो वहां ये प्रश्न उठेगा ना कि इंद्रियों से भी तो जानता है। इंद्रियों के जानने को, वहां पे इंद्रियों से जानना तो नहीं रुक जाएगा ना। जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, जब तक किसी भी जीव को केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। जिन्होंने प्रश्न पूछा था कहाँ गए? मैं गलती से वीडियो ऑफ कर दी, 1 मिनट में करती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, तब तक जो जानना है वो कैसा ना जानना है, उसमें इंद्रियों का संयोग बना रहेगा नहीं बना रहेगा? बना रहेगा ना। आचार्य देखेंगे तो आंख से ही, सुनेंगे तो कान से ही, है ना, है ना। तो ऐसा तो नहीं है और आंख और कान की आवश्यकता ही नहीं है और बिना आंख और कान के जान लेंगे और सुन लेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये प्रश्न उठता है कि इंद्रियों से तो जान रहे हैं, देखो इंद्रियां कमजोर हो रही है तो जानना भी तो कमजोर हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? तो उस स्थिति में ये समझाया जाता है कि सुनो भाई, जब हम जानने को इंद्रियों की अपेक्षा से कहेंगे तो वहां पे इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाएगा। लेकिन जब हम ज्ञान स्वभाव की चर्चा करेंगे, आत्मा के ज्ञान गुण की और उस ज्ञान स्वभाव की चर्चा करेंगे, तब इंद्रियों का जो ज्ञान है वो सारा का सारा परोक्ष हो जाएगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, भले ही ये बात यहां जानने में आएगी या नहीं आएगी, लेकिन लेकिन फिलहाल इसलिए बता रहा हूं कि आगम में दो प्रकार के कथन है, प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान भी कहा, इंद्रिय को परोक्ष ज्ञान भी कहा। ठीक है, क्योंकि आत्मा के सहज ज्ञान भाव को जानने के लिए इंद्रियों का मीडियम है। इंद्रिय ज्ञान नहीं है, जैसे चश्मे में ज्ञान है या नहीं है, चश्मा देखता है या नहीं देखता? नहीं देखता। लेकिन जिसकी आंखें कमजोर है वो चश्मे के बिना देख पाएगा या नहीं देख पाएगा? नहीं देख पाएगा, जबकि चश्मा तो देखता नहीं है। ऐसे इंद्रियां जानती हैं क्या? इंद्रियों को ज्ञान है क्या? इंद्रिय चश्मे की भांति, उनको तो ज्ञान नहीं है। लेकिन आत्मा के क्षय ऑप्शन की कमी के कारण इंद्रियों का मीडियम उसको पड़ता है, लगता है। जैसे हमें चश्मे की जरूरत पड़ती है, ऐसे इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। तो चश्मे को जैसे परोक्ष कहा, उस अपेक्षा से इंद्रिया परोक्ष हो गई। और जैसे आंख को प्रत्यक्ष कहा, उस अपेक्षा से ज्ञान का जो स्वभाव है वो प्रत्यक्ष हो गया। अपेक्षा कहाँ पे कौन सी लगानी वो समझना। ठीक है ना। तो अब हम इस बात को एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि प्रमाण ज्ञान, सम्यक ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। ये प्रमाण ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे दो भेदों से प्रमाण ज्ञान होता है।
उसमें जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकारों में पहला प्रत्यक्ष है पारमार्थिक प्रत्यक्ष और दूसरा है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। पारमार्थिक प्रत्यक्ष भी दो प्रकार का होता है। अवधि ज्ञान और मन प्रय ज्ञान को क्या कहते हैं? एक देश पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। केवल ज्ञान को क्या कहते हैं? सर्वदेश पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। और जो दूसरे प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसका नाम होता है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। वो किसको कहते हैं? कि इंद्रियों से जाना गया जो विषयभूत पदार्थ है उसको कहते हैं साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। ठीक है, क्लियर हो गई बात, है ना? अभी आप तत्व चर्चा सुन रहे हो, तो कौन सी इंद्रिय के माध्यम से सुन रहे हो? हम्म? बोलो। कर्ण, आंख और कान। कर्ण इंद्रिय के माध्यम से। कान है, आंख भी है और कान भी है। लेकिन जिन जीवों के पास कान नहीं है, क्या वो जिन वचन सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे ना। तो वहां उस इंद्रिय के ज्ञान को, प्रत्यक्ष ज्ञान का, कि मैंने साक्षात अपने कानों से सुना, मैंने साक्षात जिन बिंब को अपनी आंखों से देखा, जिनेंद्र देव के दर्शन किए। आई बात समझ में? ये सम्यक ज्ञान का ही अंग कहलाएगा, ये प्रमाण का ही अंग कहलाएगा। क्यों कहलाएगा सम्यक ज्ञान और प्रमाण का अंग? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीवों को सम्यक दर्शन प्रकट होते ही साथ केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो जाता, वो सम्यक दर्शन के साथ ही सिद्ध नहीं हो जाती। सम्यक दर्शन प्रकट होने के पश्चात भी उनकी क्षेम अवस्था बनी रहती है। चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, छठा गुणस्थान उनका बना रहता है। उन गुण स्थानों में जो जाना गया ज्ञान है, हम उसको सम्यक ज्ञान माने या नहीं माने? कि वो सम्यक ज्ञान है। ठीक है, तो लेकिन वहां तो इंद्रियों से ही जानना हो रहा है। तो किसने कहा कि इंद्रियों से जाना गया सब कुछ मिथ्या होता है? इंद्रिय ज्ञान भी प्रमाण ज्ञान में प्रत्यक्ष ज्ञान की भांति के भेदों में काउंट होता है। सम्यक दृष्टि जीव जब इंद्रियों से जानता है तो उसका जानना सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है। सम्यक दृष्टि जीव जब अवधि और मन प्रय ज्ञान से जानता है तब उसका जानना एक देश पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहलाता है। और केवल ज्ञान तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष है ही, सर्वदेश पारमार्थिक प्रत्यक्ष। समझे? ये सब सम्यक दृष्टियों की अपेक्षा से कथन चल रहा है यहाँ पे। क्यों सम्यक दृष्टियों की अपेक्षा से कथन चल रहा है? क्या कारण है इसका? कहाँ लिखा है भैया कि सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से चल रहा है? सम्यक ज्ञान को क्योंकि प्रमाण कहा है। हाँ, क्योंकि प्रमाण सम्यक ज्ञान को कहते हैं। और सम्यक ज्ञान किसको होता है? कि सम्यक दृष्टि का जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो सम्यक दृष्टि की इंद्रियों का जो ज्ञान है वो समव्यावहारिक प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान कहलाता है। सम्यक दृष्टि जीव का जो अवधि और मन प्रय ज्ञान है वो एक देश पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। और केवल ज्ञानी जो भगवान है, जो केवल ज्ञान है, वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, पारमार्थिक प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान कहलाता है। क्लियर हो गई बात? कोई कंफ्यूज है? ये सारी बातें क्यों समझाई जा रही हैं हमको? कि आप ये मत समझो कि सम्यक दर्शन हो गया तो केवल ज्ञान एकदम से हो जाएगा। सम्यक दर्शन होने के पश्चात भी इंद्रिय ज्ञान भी रहेगा, है ना? और उसके साथ वर्तने वाला अवधि मन भाव भी कदाचित होते। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। परमार्थ से यह जानना परोक्ष ही है। क्या कहा? आप ये यहाँ पे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परमार्थ से यह जानना परोक्ष ही है। परमार्थ से क्या जानना परोक्ष ही है? इंद्रिय ज्ञान की बात चल रही है यहाँ पे। जिस इंद्रिय ज्ञान को हम सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष कह रहे हैं ना, अगर इसी इंद्रिय ज्ञान को अगर आप परमार्थ से देखेंगे, परमार्थ का मतलब स्वभाव से देखेंगे, वस्तु की तरफ से देखेंगे, जो वस्तु का वास्तविक स्वभाव है, आत्मा का जो वास्तविक स्वभाव है, यदि आप उसकी दृष्टि से इस बात को समझेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो जिसको हमने प्रत्यक्ष कहा है ये भी परोक्ष ही है। क्योंकि प्रत्यक्ष तो बस एक ही ज्ञान होता है, कौन सा? केवल ज्ञान। बस एकमात्र केवल ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है, बाकी सारे ज्ञान परोक्ष हैं। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं समझ में? लेकिन तो अपेक्षाओं की अपेक्षाओं से वस्तु स्वरूप में अपेक्षाओं से अगर हम इन्हीं बातों को समझे तो जिन्हें हम परोक्ष कह रहे हैं उनमें भी प्रत्यक्षता है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? इस सम्यक ज्ञान का ऐसा ही भाव और स्वभाव है। देखो, वस्तु स्वरूप आपको समझना है, जिनवाणी को समझना है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इसी इंद्रिय ज्ञान को कहीं पे प्रत्यक्ष कह देंगे और इसी इंद्रिय ज्ञान को कहीं पे परोक्ष कह देंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रमाण का विषय कहाँ पे प्रत्यक्ष है और कहाँ पे परोक्ष है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना? जैसे हम कहते हैं
कि हमने मुनिराजों के साक्षात दर्शन किए, अरिहंतों के साक्षात दर्शन किए। तो प्रश्न उठेगा कि तुमने साक्षात कैसे कर लिए? अरे हमने अपनी आंखों से देखा। अरे भैया, आंखें तो परोक्ष ज्ञान है। तो इस तरह के कंफ्यूजन्स को खत्म करने के लिए, है ना, हमने साक्षात सुना। कैसे सुन लिया तुमने साक्षात? ये तो परोक्ष है, डिपेंडेंट है ये तो इस प्रकार के जो जो सांसारिक कंफ्यूजन्स हैं, इनको खत्म करने के लिए इस प्रकार के क्राइटेरिया को क्रिएट करके आपको समझाया गया कि देखो भाई, इंद्रियों से जाना गया जो ज्ञान है वो सदैव परोक्ष नहीं होता, किसी अपेक्षा से वह प्रत्यक्ष भी होता है। ऑलवेज परोक्ष मत समझो आप उसको। हाँ, आत्मा की अपेक्षा से तो वो परोक्ष ही है, उसके तो कोई निषेध नहीं है। याद है कल युक्ति समझाई थी, चाबी। ये बात तो सही है कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसका तो हम निषेध नहीं कर रहे हैं। लेकिन तो भोगों की आसक्ति तो छोड़े नहीं, और भोगों की आसक्ति के साथ अपने को ज्ञाता दृष्टा कहे कि भोग तो मैं तो भोगने वाला नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, तब क्या कहेंगे तुझे? तब तुझे निश्चयभाषी कहेंगे कि गजब करते हो, तुमने तो कहा था कि मैं भोगों को भोग नहीं सकता, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, अब मैं मान रहा हूं तो तुम मुझे निश्चयभाषी कहते हो। ये भाई, बात तो तेरी सही है तो तू ज्ञाता दृष्टा ही है ना। परमार्थ से देखा जाए तो तू ज्ञाता दृष्टा ही है, लेकिन तू अपनी जो उपयोग की जो तेरी प्रवृत्ति पराशक्ति है, उसको तो तू छोड़ता नहीं है। तो हम वहां तुझे ज्ञाता दृष्टा कैसे कहें? वहां तो हम तुझे उसका कर्ता ही कहते हैं, उसका भोक्ता ही कहते हैं। अब आत्मा कर्ता भोक्ता है या ज्ञाता दृष्टा है? ये एक अपेक्षा से कर्ता भोक्ता भी है, एक अपेक्षा से ज्ञाता दृष्टा भी है। स्वभाव से देखेंगे तो ज्ञाता दृष्टा है, उपयोग से देखेंगे तो कर्ता भोक्ता है। आई बात समझ में या नहीं समझ में? ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, इंद्रिय ज्ञान को एक जगह परोक्ष भी कहेंगे, एक जगह प्रत्यक्ष भी कहेंगे। सम्यक ज्ञान के साथ वर्तने वाला जो इंद्रिय आदि ज्ञान है वो एक अपेक्षा से सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहलाता है। लेकिन उसी को परमार्थ यानी कि आत्मा के स्वभाव की अपेक्षा से देखेंगे तो केवल ज्ञान को छोड़ के बाकी जितने भी ज्ञान हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? परोक्ष ही कहलाए जाने वाले हैं, चाहे फिर उसमें मने परे ही ज्ञान क्यों ही ना हो। पकड़ में ही, मत नहीं पकड़ में ही, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कर्म के क्षय उपशम का निमित्त होता है मने परे ज्ञान में। जिन लोगों को ये क्वेश्चन उठा होगा उनके लिए मैंने आंसर दे दिया, इसकी डिटेल हम बाद में समझेंगे, प्रासंगिक नहीं है, बस इतना समझ लो। आगे चलते हैं, सुनो। परमार्थ से यह जानना परोक्ष ही है। क्या, कौन सा जानना परोक्ष ही है? जिस इंद्रिय ज्ञान को हम सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कह रहे हैं, उस इंद्रिय ज्ञान की चर्चा यहाँ पे चल रही है। क्या कहते हैं कि यदि स्वभाव से देखें, परमार्थ से देखें, निश्चय से देखें तो यह जानना परोक्ष ही है। उदाहरण से समझ में आ गया? आत्मा ज्ञाता दृष्टा ही है तो भी कर्ता भोक्ता भी है। ठीक। कारण, क्या कारण है? कि स्पष्ट जाननपना नहीं है। इंद्रियां जो भी जानती हैं वो बिल्कुल स्पष्ट जानती हूं ऐसा नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंद्रियों से आकाश में उड़ता हुआ प्लेन देखो आप, आंखों से देखा प्लेन, देखा हवा में उड़ता हुआ, आकाश में उड़ता हुआ, तो कितना बड़ा दिखाई देता है? कितना बड़ा दिखाई देता है? इतना बड़ा दिखता होगा, इतना बड़ा बस है। तो छोटा कितना सा। बड़ा होता है? इतना बड़ा, इतना ही बड़ा होता है? इतना बड़ा तो नहीं होता, होता तो कितना बड़ा है, लेकिन दिखता कैसा है? छोटा दिखता है। तो क्या कहते हैं कि जाननपना स्पष्ट तो नहीं है। स्पष्ट कहा है? वो तो छोटा दिख रहा है, छोटा थोड़ी है। रेल की दो पटरियां आगे जाकर आपस में मिलती हुई दिखाई देती हैं, तो क्या मिल जाती हैं? दो पैरेलल लाइंस आपस में कभी मिलती हैं? लेकिन दिखाई देती हैं, है ना। ट्रेन में बैठो, गाड़ी में बैठो, तो पेड़ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। कौन दौड़ता हुआ दिखाई देता है? पेड़। हम तो बैठे रहते स्थिर और पेड़ दौड़ते हैं। तो दौड़ते हैं या नहीं दौड़ते हैं? नहीं दौड़ते ना। तो क्या कहा, इसको स्पष्ट तो नहीं है वो। आप इंद्रिय ज्ञान को हमेशा स्पष्ट प्रत्यक्ष तो नहीं कह सकते, क्योंकि उनके इस विषय में जाना गया जो पदार्थ है, जैसे अभी मैंने कहा सुअवधि, आंटी ने क्या सुना? कुअवधि। क्वेश्चन क्या पूछा? भैया कुअवधि ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है, प्रमाण कैसे हो सकता है ना। इंद्रियों का तो ऐसे ही स्वरूप है, इंद्रियों का तो ऐसे ही स्वरूप है। इंद्रिय कहाँ सही जानती हैं? समझ में ही बात नहीं समझी? सही जानने वाला तो ये एक आत्मा ही है, एक केवल ज्ञान ही है, जो वस्तु को कभी भी उसमें टस से मस नहीं करता, बात को इधर से उधर नहीं होती। यहाँ तो जरा सा प्रमाद हो जावे, बात कुछ की कुछ हो जावे। हो जाती नहीं हो जाती है? एक मात्रा यहाँ की वहां हो जाए तो क्या हो जाता है?
दिल्ली में कुतुब मीनार है, और थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो जाए तो क्या हो जाता है, दिल्ली में कुत्ता बीमार है? हो जाता नहीं हो जाता? ऐसे हो जाता है। ऐसी इंद्रियां हैं। कितना अंतर है देखो, दिल्ली में कुतुब मीनार है और दिल्ली में कुत्ता बीमार है। इंद्रिया का तो ऐसा काम है। तो हम इन इंद्रियों को कैसे प्रत्यक्ष कह दें? तो स्वभाव से देखने पर तो ये प्रत्यक्ष नहीं है, ठीक है ना, परोक्ष ही है, ऐसा समझा रहे हैं। क्या कहते हैं? परमार्थ से यह जानना परोक्ष ही है, क्योंकि इनका विषय स्पष्ट नहीं है, कारण कि स्पष्ट जाननपना नहीं है। इसका उदाहरण, अब उदाहरण दे रहे हैं इसका। कैसे? जैसे आंख से किसी वस्तु को सफेद जाना, तो तुम्हें जो सफेद जाना वो हमेशा सफेद नहीं होता, मालूम? सफेद भी कई प्रकार का होता है। कुछ सफेद ऐसा होता है जिसमें थोड़ा पीलापन मिक्स होता है, कुछ सफेद ऐसा होता है जिसमें थोड़ा कालापन मिक्स होता है, कोई सफेद ऐसा होता है जिसमें थोड़ा सा नीलापन मिक्स होता है। लेकिन आंख सबको सफेद जानती है ना? उसके उसमें मिले हुए भाव को तो नहीं पहचान पाती, सबको एक सफेद भाव से पहचान लेती है। ठीक, तो देखो क्या कहते हैं। जैसे आंख ने किसी वस्तु को सफेद जाना। आंख ने नहीं जाना, जाना तो ज्ञान नहीं, आंख के माध्यम से आपने किसी वस्तु को सफेद जाना। ठीक, उसमें मलिनता का भी मिश्रण है, उस सफेद पने में कुछ मलिनता का भी मिश्रण है, काले नीले पीले हरे आदि कुछ भावों का मिश्रण है। अमुक अंश श्वेत है और अमुक अंश मलिन है, उसमें कुछ, सारा भाव तो श्वेत है लेकिन कुछ भाव उसमें मलिन भी है। ऐसा इसे स्पष्ट प्रतिभाषित नहीं होता, प्रतिभाषित नहीं होता अर्थात दिखाई नहीं देता, ऐसा इसको स्पष्ट जानने में नहीं आता। अतः वह व्यवहार मात्र प्रत्यक्ष है, इसलिए वो व्यवहार से ही प्रत्यक्ष कहा जाता है। इसलिए उसका क्या नाम रखा? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। अभी मैंने समझाया ना, पेड़ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, ट्रेन की पटरियां मिलती हुई दिखाई देती हैं, आकाश में प्लेन छोटा दिखाई देता है, बात कुछ कहो सुनाई कुछ और देती है। इसलिए क्या है ये? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। ठीक, परंतु आचार्य इसे परोक्ष ही कहते हैं। क्या कहा? इंद्रिय के इस ज्ञान को, जिसको प्रमाण के विषय में साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, आचार्य इस इंद्रिय ज्ञान को परोक्ष ही कहते हैं, अपेक्षा से प्रत्यक्ष कहते हैं। वास्तव में तो इसे परोक्ष ही कहते हैं। मति ज्ञान एवं शुद्ध ज्ञान से जो जानना होता है वह सब परोक्ष कहलाता है। इससे क्या सिद्ध हुआ? इस लाइन से जो बोल्ड अक्षरों में लिखी है, मति ज्ञान एवं शुद्ध ज्ञान से जो जानना होता है वह सब परोक्ष कहलाता है। केवल वह ज्ञान सब के अलावा सभी कुछ परोक्ष है। परोक्ष ज्ञान ही है। अब कोई कहेगा कि नहीं, अब से अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान की बात नहीं कही, ऐसा भी कह सकते हैं ना। तो एक अपेक्षा से नहीं भी है, परंतु एक अपेक्षा से है भी। ठीक, दोनों बातें। अब सुनो, अब परोक्ष प्रमाण, जो ज्ञान परोक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण की बात कर रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या बात करी थी? दो प्रकार का प्रत्यक्ष प्रमाण कहा था। प्रमाण के दो भेद कहे थे ना प्रत्यक्ष, कौन कौन से? पारमार्थिक प्रत्यक्ष, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। पारमार्थिक प्रत्यक्ष कितने प्रकार का कहा था? दो प्रकार का, एक देश और सर्वदेश। प्रत्यक्ष की बात हो गई, अब परोक्ष ज्ञान की बात करेंगे। उस प्रत्यक्ष ज्ञान में भी जो इंद्रियों का ज्ञान था उसको परोक्ष ही जानना अपेक्षा से प्रत्यक्ष कहा है, इसलिए उसका नाम साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब प्रमाण का जो दूसरा विषय है परोक्ष ज्ञान, उसकी चर्चा करेंगे यहाँ पर। जो ज्ञान अपने विषय को स्पष्ट ना जाने उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं। जो जाने तो सही परंतु अपने विषय को कैसा ना जाने, स्पष्ट नहीं जानता, उसको क्या कहते हैं? परोक्ष कहते हैं। जैसे उसमें स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये पांच भेद जानना चाहिए। पांचों भेद कौन से ज्ञान के भेद है? मति शुद्ध, मति ज्ञान के, मति शुद्ध के नहीं, मति ज्ञान, हाँ मति ज्ञान मति ज्ञान पढ़ के, के आए थे ना हाँ चंद्र में। हाँ हाँ, ठीक है, मति ज्ञान के भेद हैं। इससे क्या समझ में आया? कि मति ज्ञान वास्तव में तो परोक्ष ज्ञान ही है ना, लेकिन उसके विषय को कहीं कहीं पे समव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा है। ठीक, परोक्ष ज्ञान में किसको काउंट किया? मति ज्ञान के भेदों को। मति ज्ञान के कौन कौन से भेद हैं? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये पांच भेद जानना चाहिए, इनको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले स्मृति अर्थात क्या, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा नीरस हो सकता है, कर्णा नियोग का विषय है, लेकिन वैसे नीरस नहीं। हाँ बोलो।
भैया अभी आपने कहा ना, अभी अभी हमने पूरा बोला कि इंद्रिय ज्ञान, श्राव्य, व्यवहारिक, नाम प्रत्यक्ष व्यवहारिक प्रत्यक्ष, हाँ। हाँ, तो फिर एंडिंग में तो उन्होंने ही कहा कि ये प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष है, तो फिर उसको हाँ, प्रत्यक्ष बोलने का ही क्यों स्टार्टिंग से ही? अभी मैंने समझाया ना, अभी मैंने समझाया ना, मैंने साक्षात भगवान के दर्शन किए हैं, तो कोई स्वीकार ही नहीं करेगा। मैंने साक्षात जिन वचन सुने हैं, जिन मंदिर के दर्शन करे हैं, आप मेरे सामने प्रत्यक्ष खड़े हो, ये जो लोक का व्यवहार है इसका क्या होगा? ये सारा लोप हो जाएगा। ठीक है ना? मैं साक्षात आचार्य की वाणी को पढ़ रहा हूं, मेरे सामने साक्षात जिन वचन रखे हैं, ये सारी बातें क्या हो जाएंगी? नेगलेक्ट हो जाएंगी। हम सब कहेंगे ये तो परोक्ष है, ये तो परोक्ष है, ये तो अधूरा है, ये तो अधूरा है। जो अधूरा है वो हमें जानना ही नहीं, परोक्ष तो स्पष्ट है ही नहीं। तो फिर हम ये जिनवाणी को स्पष्ट माने या नहीं माने? जिन बिंब को स्पष्ट माने या नहीं माने? तमोचरण आदि में भगवान की दिव्य ध्वनि को हम स्पष्ट माने या नहीं माने? तब क्या होगा? उसके उसको प्रत्यक्ष नहीं मानने पर बहुत जो लोक व्यवहार है उसका लोप हो जाएगा। इसलिए उसको एक अपेक्षा से प्रत्यक्ष भी स्वीकार करना, लेकिन जो स्वभाव को जानते हैं वो तो इस बात को पहचानते ही है कि आत्मा का जो स्वाभाविक ज्ञान भाव है, जो केवल ज्ञान स्वरूप है, एकमात्र वही प्रत्यक्ष है। अगर हम परोक्ष ज्ञान को भी कहीं प्रत्यक्ष कह रहे हैं तो हमें उसकी अपेक्षा को समझना चाहिए। देखो फॉर एग्जाम्पल, शरीर जीव है या आत्मा जीव है? पहला प्रश्न, शरीर जीव है या आत्मा जीव है? हेमल जी आपसे प्रश्न है ये मेरा। आत्मा जीव है। आत्मा जीव है, तो आत्मा की हिंसा करते हो या शरीर की हिंसा करते हो? की होती है। दोनों की कैसे हो जाएगी? आत्मा तो अजर अमर है, आप मारना भी चाहो तो मरेगा नहीं, काटना चाहो तो कटेगा नहीं, जलाना चाहो तो जलेगा नहीं, तो फिर हिंसा किसकी होती है? देखने को जाए तो शरीर की ही दिखती है। हाँ, तो शरीर की होती है, तो आत्मा हमने की होती है? बोला ना कि राग द्वेष हिंसा ही है आत्मा का, और नहीं, वो तो आत्मा को ठीक है। भूल जाना वो आत्मा का हिंसा है। हाँ, वो तो है ही। तो मारना काटना हिंसा नहीं है ना, इसका मतलब सिर्फ राग द्वेष हिंसा हुई ना? फिर तो मारना काटना हिंसा नहीं हुई ना? फिर आप मानते हो नहीं ना नहीं, मारना काटना हिंसा नहीं है? नहीं हुई? हाँ ना, मारना काटना आत्मा हिंसा की नहीं हुई? नहीं होती। दैट्स व्हाई तो द हिंसा मान, प्रश्न यह है कि हिंसा माने या नहीं माने, किसी जीव के मरने कटने को हिंसा माने या नहीं माने? लोक में तो मानना पड़ेगा, बिकॉज दे आर कॉल्ड हाँ, है क्रिमिनल्स। क्योंकि वो है। हाँ, जिस देह के साथ आत्मा प्रवृत्ति करता हो उस देह को भी जीव ही कहते हैं। जैसे जिस बर्तन में शक्कर रखी हो उस बर्तन को शक्कर का बर्तन कहते हैं, ऐसे ही जिस शरीर के साथ आत्मा का संयोग हो उस शरीर को आत्मा ही कहते हैं, जीव ही कहते हैं। और उस शरीर की रक्षा को आत्मा की रक्षा हुई ऐसा कहते हैं, और उस शरीर के मरने को अथवा हिंसा होने को आत्मा की हिंसा हुई ऐसा कहते हैं। नहीं ऐसा कहेंगे तो क्यों क्या होगा? कि पूरे चरणान्यों का लोप हो जाएगा, जीव अनर्गल प्रवृत्ति करेगा, स्वच्छंदी हो जाएगा। स्यादवाद का ये अर्थ तो नहीं होता। स्यादवाद तो कैसा है? जो वस्तु स्वरूप को अंतरंग बहिरंग सूक्ष्म परोक्ष स्थूल समस्त भावों को एक साथ समझे, पहचाने, समस्त अपेक्षाओं को भली प्रकार से समझे, तो छंद क्रिया कराए, उसका नाम तो स्यादवाद नहीं है। जीव को अनर्गल प्रवृत्ति कराए उसका नाम तो स्यादवाद नहीं है। जहां जीव की जैसी योग्यता है, जहां जीव का जैसा स्वभाव है, जहां जीव का जैसा स्वरूप है, वह समस्त भावों को वहां उस अपेक्षा से, उस स्वभाव से, उस स्वरूप से कहता है। यही स्यादवाद का स्वभाव है, स्वरूप है। तो वह इंद्रिय को प्रत्यक्ष भी कहता है और वह इंद्रियों को परोक्ष भी कहता है। आत्मज्ञान की अपेक्षा से, केवल ज्ञान की अपेक्षा से समस्त ज्ञान परोक्ष कहलाते हैं, है ना? और इंद्रिय की अपेक्षा से, क्योंकि इंद्रिय द्वारा जाना गया पदार्थ इंद्रियों की अपेक्षा से स्पष्ट है, लोक में उसको स्पष्ट कहा जाता है, इसलिए वह समव्यावहारिक प्रत्यक्ष भी है। आत्मा खाता पीता नहीं है, बिल्कुल सही बात है, तो रात्रि भोजन करें या नहीं करें? आत्मा ने एक दाना अन्न का नहीं खाया, तो भक्ष भक्ष का विचार करने की क्या आवश्यकता है? तो ये सारा का सारा लोप हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? है ना? तो वो दोनों भावों को भली प्रकार से समझना। ठीक, चलो भैया ऐसा अब पेज समझने का नंबर, ना, फिर तो
कि प्रमाण में निश्चय और व्यवहार आ जाता है प्रमाण में तो सभी और कुछ आएगा, परोक्ष दो में दो अंक सिर्फ बताए ना। व्यवहार। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखो आपने पहली लाइन पढ़ो, आप सबसे पहले पहली लाइन पढ़ लो, फिर से कोई बात नहीं। प्रमाण ने का संक्षिप्त परिचय। अभी तो हम सिर्फ प्रमाण की बात कर रहे हैं, निश्चय व्यवहार की बात ही नहीं कर रहे हैं। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। अभी तो सारी बात प्रमाण की चल रही है, ठीक है ना। नए की अभी बात नहीं चल रही, निश्चय व्यवहार जो है वो नयों में आएंगे। ये बात पक्की है कि नए जो होते हैं, जो प्रमाण होते हैं, वो भी निश्चय व्यवहार के बिना समझे नहीं जा सकते। समझे, जिनवाणी का कोई भी एक वचन, चाहे वो प्रमाण का ही क्यों ना हो, निश्चय व्यवहार के बिना समझा नहीं जा सकता। वो तो गर्भित बात ही है, उसमें तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। लेकिन प्रमाण की विषयभूत वस्तु किसको कहना और नयों की विषयभूत वस्तु किसको कहना, उसके भाव को समझा रहे हैं। हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा अलग अलग है या एक है? कि अक्षर की अपेक्षा से तो दोनों एक ही भाषित होने वाली है। क्या कहा? हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा यदि अक्षर की अपेक्षा से देखेंगे आप, अक्षर की अपेक्षा से, तो एक जैसी लगेंगी या अलग अलग लगेंगी? बोलो। एक जैसी लगेंगी, लेकिन उच्चारण की अपेक्षा से अलग अलग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। अब अक्षर की अपेक्षा से देखने पर एक जैसी, क्योंकि उसमें भी काखा गागा वर्ण होंगे और हिंदी में भी काखा गागा वर्ण होंगे। लेकिन उच्चारण करेंगे तो हिंदी का उच्चारण अलग हो जाएगा और संस्कृत का उच्चारण अलग हो जाएगा, है ना। ऐसे ही यहां समझना, प्रमाण और नय, एक अपेक्षा से दोनों एक भी होंगे, लेकिन एक अपेक्षा से दोनों अलग अलग भी होंगे। तो किस अपेक्षा से एक है और किस अपेक्षा से अलग अलग है, वो यहां पर समझा रहे हैं। अब सुनो अब हम चल रहे हैं परोक्ष ज्ञान के स्वभाव को समझ रहे हैं। तो मति श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान के जो भेद हैं वो परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं, परोक्ष प्रमाण ज्ञान कहलाते हैं। परोक्ष प्रमाण ज्ञान में मति ज्ञान के कौन कौन से भेद काउंट करें इसमें? स्मृति, प्रत्यक्ष विज्ञान, तर्क अनुमान और आगम। ये 5 भेद जानना चाहिए किसमें? परोक्ष प्रमाण में। स्मृति, बस इनके स्वभाव को आप एक बार समझ लो, इनकी डेफिनेशंस को याद कर लो, और जब आप इनको पढ़ो तो आपको बात समझ में आनी चाहिए, इतना ही इनफ है आपके लिए। बाकी जब हम इसमें से अध्यात्म निकालेंगे ना, अध्यात्म का रस, तब आपको मजा आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये जानने से क्या लाभ होता है, किसको स्मृति कहना, किसको क्या कहना। तो सबसे पहले स्मृति समझते हैं। स्मृति जिसको याददाश्त कहते हैं आप जनरली, है ना, कहते हैं ना मेरी स्मृति तीव्र है या वीक है या कमजोर है या नॉर्मल है। आपकी स्मृति कैसी है? कैसी आपकी स्मृति? कि भैया आप जो कहते हैं वो बात हमें एक बार में याद हो जाती है, कि नहीं भैया कुछ बात थोड़ी ध्यान से समझनी पड़ती है, थोड़े टाइम में याद होती है ना। हमें तो सुबह की बात भी भूल जाती है, अच्छी अच्छी बातें तो हम सारी भूल जाते हैं भैया, बुरी बुरी सब याद रहती है? अगर तुम्हें बुरी बुरी सब याद रहती है, इसका मतलब स्मृति तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। रुचि, रुचि तुम्हारी स्मृति में जो रुचि है वो गलत जगह पड़ी है। स्मृति जो काम करती है उसमें जो वास्तविक काम करती है वो रुचि करती है। जिस चीज की रुचि होती है उस स्मृति उस ओर ही ढुल जाती है जाकर। ढुलना समझते हो? जैसे पानी की ढलान होती है, घर में जिस ओर ढलान होगी पानी उस ओर बहेगा, ऐसे ही है ना। ऐसे स्मृति कैसी है? ज्ञान का एक भाव है स्मृति, यानी कि याद होना। क्या याद होता है? जहां रुचि होती है वो याद होता है। देह में द्वेष में रुचि है तो द्वेषात्मक भाव याद हो जाते हैं। जिन प्रसंगों में राग में रुचि है उन प्रसंगों के रागात्मक भाव याद हो जाते हैं। क्योंकि आत्मा की रुचि नहीं है, इसलिए आत्मा का भाव स्वभाव याद होता नहीं है। क्योंकि शास्त्र में रुचि नहीं है, इसलिए शास्त्र का भाव स्वभाव याद होता नहीं। आप एक पिक्चर देखने गए, हो सकता है उस पिक्चर के सारे डायलॉग आपको याद ना हो, लेकिन ओवरऑल स्टोरी और उसका मोरल तो याद रहता है। और कोई डायलॉग बहुत अच्छा हो तो वो भी याद रहता है, और आधा अधूरा कचरा याद हो तो उसको याद करने की कोशिश भी करता है। आधा अधूरा कुछ तो बोलता ही है ना। ऐसा होता है या नहीं होता है? लेकिन ओवरऑल पिक्चर का जो भाव था वो तो याद रहता है। लेकिन जब जिनवाणी पढ़ता है, जिनवचन पढ़ता है, तब क्या होता है कि जैसा सफेद पेपर लेकर बैठा था मन का, वैसा का वैसा सफेद पेपर लेकर उठ जाता है। अरे वैसा बिल्कुल कोरा, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया है।
जिन वचनों के आधार से, वो जिन वचन तो याद ही नहीं रहते, स्मृति में नहीं आते, वो भाव ही नहीं अंदर में बैठ पाता, वो बात ही अंदर में याद नहीं आ पाती। देखो सुनो, स्मृति किसे कहते हैं? स्मृति पूर्व में जिस पदार्थ को जाना था, पूर्व में मतलब जैसे अभी आप जिस पदार्थ को जान रहे हो, ये वस्तु स्वरूप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? कुछ देर बाद ये पूर्व कहलाएगा, क्लास ओवर होने के बाद ये क्या कहलाएगा? पूर्व। इससे थोड़ी देर पहले भी कोई बात हुई होगी, 2-4 घंटा पहले भी कोई बात हुई होगी, दोपहर में भी कोई बात हुई होगी, सुबह भी कोई बात हुई होगी, महीना 2 महीना ऐसा। तो पास्ट, पास्ट में जो भी आपने जाना उसे ही याद करके, पास्ट में जानी हुई बात को याद करके कालांतर में जान लेने को स्मृति कहते हैं। मैंने आज सुबह क्या जाना था उसको अभी याद कर लेना, इसको स्मृति कहते हैं। भैया ने कल क्या कहा था, एकदम से वो बात याद आ जाना, इसको स्मृति कहते हैं। 20 साल पहले आपने क्या कहा था, उस बात को याद आ जाना, उसको स्मृति कहते हैं। आती है? बस हमें नहीं आती। आती है? रात में भूख लगे और एकदम से याद आ जावे, ओहो हम जैन हैं, भगवान की आज्ञा नहीं है, ये तो रात्रि में किया गया भक्ष भोजन भी अभक्ष है, जीव की हिंसा का कारण है, कर्म के बंध का कारण है। क्या है ये स्मृति है। और ये कुछ भी याद नहीं आया तो स्मृति क्या हो गई? लेकिन ये याद आ गया, तुमने सुबह आमुक वस्तु बनाई थी, अभी भी रखी होगी, लाओ हमें दे दो हम खा लेंगे। किस चीज की स्मृति रही? सुबह जो बना था वो तो याद रहा, 2 दिन पहले रसोई में फ्रिज में क्या रखा था वो तो याद रहा, घंटा भर पहले जिन वचनों में क्या सुना था वो याद नहीं रहा। कुछ बात समझ में या नहीं? आती है बात समझ में? कालांतर में तात्कालिक जो बात याद आ जाती, द्वेष की बातें याद आ जाती है, राग की बात याद आ जाती है, भोगों की बात याद आ जाती है। आती है बस समझ में? नहीं समझ? स्मृति के बल पे समाधिस्थ जीव की क्या भावना रहती है कि मेरी स्मृति कैसी काम करे भगवान? भोगे जो भोग पहले उनका ना होवे सुमिरन, मैं राज संप्रदाया पद इंद्र का न चाहूं। तो क्या चाहता हूं? दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। स्मृति, स्मृति बोलो तो क्षण क्षण में कौन सी बातें याद आती हैं? कालांतर माने अभी तत्काल, क्या याद आता है तुम्हें? इस चीज को याद कर करके तुम सुखी दुखी होते रहते हो। बोलो, ये स्मृति है तुम्हारी, ये परोक्ष है। पहली बात तो ये प्रमोक्ष, परोक्ष प्रमाण का भेद है। लेकिन स्मृति किसको कहना? किसको कहना? मन के विषय को, पूर्व में भोगे गए परिणामों को, भावों को जो तुम वर्तमान में याद कर लेते हो। पूर्व में जिन वचन सुने थे या नहीं सुने थे? पूर्व में नरक की मार पड़ी थी नहीं पड़ी थी? पाप के उदय आए या नहीं आए? वो तो सब भूल गए तुम, वो तो सब भूल गए। और जरा सा पुण्य का उदय आया और भोगों में लिप्त हो गए। तो तुम्हारी स्मृति किस ओर ढुली हुई है? कहाँ पड़ी है, कहाँ बैठी है? बोलो, कहाँ बैठी है? भोगों में बैठी है ना। क्या लिखा है? पूर्व में जिस पदार्थ को जाना था। यदि तुम्हें जिन वचन याद नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स तुमने जिन वचनों को नहीं जाना। यदि तुम्हें वितरागता की बातें याद नहीं आ रही है, दैट मीन्स तुमने वितरागता की बातों को नहीं जाना। और यदि तुम्हें भोग उपभोग की ही बातें बार बार याद आती है, दैट मीन्स तुमने सिर्फ एक भोग उपभोग ही जाना है पूरे जीवन काल में, और कुछ नहीं जाना। नहीं नहीं भैया, हमने वो आगम जाना, वो आगम जाना, उस आगम में ये लिखा था ये जाना, उस आगम में ये लिखा था ये जाना। लेकिन तुम्हारी स्मृति काम क्या करती है? आगम में क्या लिखा था ये तो जाना। क्या कहा? कुछ बात समझे? ऐसी बात, कोई व्यक्ति सिगरेट पीता हो और उसको बोले कि सिगरेट सेहत के लिए खराब है, बोले मुझे पता है, मुझे पता है। क्या पता है? कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। तो तुम पीते हो या नहीं पीते हो? कि पीते हैं। तो उसको पता है या नहीं पता है? कैंसर के स्वरूप को पहचानता है नहीं पहचानता? वो जानता है या नहीं जानता है? इसका मतलब यह है कि वो कैंसर के स्वरूप को नहीं पहचानता है। सच्ची बात तो यह है। जहर पीने वाला ये कहे कि हाँ मुझे पता है जहर पीने से मर जाते हैं, तो क्यों पी रहे हो? कि भैया अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा, क्या इसलिए जहर खा रहा हूं? इसलिए जहर खा रहा हूं कि यदि मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा, और मेरे समक्ष अभी सिर्फ जहर ही रखा है, इसलिए मैं खा रहा हूं।
और जहर खाने से मर जाते हैं ये नहीं पता तुझे? कि पता है, उसे पता है या नहीं पता है? उसे मरण का स्वरूप नहीं पता है। वास्तविक बात यह है। बात समझ में नहीं आई? स्मृति, स्मृति किसे? जो पूर्व में पदार्थ जाने थे वो वर्तमान में याद आ जाते हैं, उसे स्मृति कहते हैं। ठीक। प्रत्यभिज्ञान, जैसे पहले किसी पुरुष को देखा था, फिर बाद में याद किया कि यह तो वही पुरुष है ना? जैसे किसी को बचपन में देखा था, उसको जवानी में देखा, अरे तुम वही हो, ऐसा। समझ में बात? ये क्या कहलाता है? प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। आगे पूरा पढ़ देता हूं। जिसे मैंने पहले देखा था, जो पहले की बात याद करके प्रत्यक्ष पदार्थ को निश्चय करे, उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जो सामने वस्तु रखी है, पदार्थ रखा है, उस पदार्थ को देखकर पहले देखे गए पदार्थ या सुने गए उसके विषय को जानकर सामने उपस्थित पदार्थ का निश्चय कर लेना कि यह वही है, यह वही है। जैसे किसी पुरुष को बचपन में देखा था, किसी जीव को, और उसको जवानी में देखा, और फिर देखकर कुछ लक्षणों से ये निश्चित कर लेना, ओहो ये तो वही है। एकदम से उसको 10 साल पहले, 5 साल पहले, 20 साल पहले जो देखा था याद आ जाना, है ना? जैसे आप अपनी शादी की एल्बम देखते हो, उसमें कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो 20 साल से नहीं मिले, लेकिन उसके चित्र को देखकर, उस रिश्तेदार को, फोटो को देखकर याद आ जाता है ये कौन है। ओ ये तो वो है, ये तो फला व्यक्ति है, ये तो अमुक व्यक्ति है। ऐसे याद कर लेते नहीं कर लेते? ऐसे कोई सामने खड़ा हो और बहुत पहले देखा हो, और उसको देखकर याद कर लेना ये तो वही है। जैसे जंगल में मुनिराजों को देखकर उस शेर को एकदम से याद आया, वो ये तो पूर्व भाव में भी मैंने देशना सुनी थी, पूर्व भाव में भी मैंने ये बात जानी थी। समझे नहीं समझे? और ये जो बात कह रहे हैं ये बात तो वही है। भगवान को देख के ओहो इनके दर्शन तो मैंने पहले भी किए थे, ये तो वही है, ये मुद्रा तो वही है। क्या कहलाती है ये प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। आई बस समझ में? ऐसा। तर्क, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। अर्थात जो वस्तु में व्याप्त हो जाए उसको तर्क कहते हैं। जिससे वस्तु की सिद्धि हो जाए, सही वस्तु की सिद्धि हो जाए, उसको तर्क कहते हैं। कल इस विषय में हमने कल अच्छे से डिटेल में समझा था, है ना? क्या कहते हैं? इसके बिना यह नहीं, इसे व्याप्ति कहते हैं। जैसे मिठास के बिना शक्कर नहीं होगी, इसको व्याप्ति कहते हैं। गर्मी के बिना अग्नि नहीं होगी, उसको व्याप्ति कहते हैं। खारेपन के बिना नमक नहीं होगा, इसको व्याप्ति कहते हैं। आती है बस समझ में? व्याप्ति किसको कहना? जिससे वस्तु की सही सही सिद्धि हो जाए, बिल्कुल एक्यूरेट सिद्धि हो जाए, जिसको देखकर पूरा वस्तु समझ में आ जाए। आत्मा ज्ञान के बिना होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना। ऐसे ज्ञान स्वभाव का निर्णय करते ही किसका निर्णय हो जाना? आत्मा का निर्णय हो जाना। जैसे मिठास का निर्णय करते ही शक्कर का निर्णय होता है, उष्णता का निर्णय करते ही अग्नि का निर्णय होता है, ऐसे ज्ञान स्वभाव का निर्णय करते ही आत्मा का निर्णय होता है। उसको क्या कहते हैं? उसको तर्क कहते हैं। वीतरागता का निर्णय करते ही मोक्ष मार्ग का निर्णय हो जाता है। समझे? मोक्ष मार्ग में क्या व्याप्तता है? बोले वीतरागता व्याप्ति है, कषाय नहीं व्याप्तती। कषाय जिसमें व्याप्तती है वो बंद है, वीतरागता जिसमें व्याप्तती है वो संवर है, निर्जरा है। आती है बस समझ में? नहीं समझ में आती? क्या लक्षण है? बोलो। संवर का, निर्जरा का क्या लक्षण है? बोले वीतरागता। बंद का क्या लक्षण है? बोले राग। अब तुम राग को किसका लक्षण मानो? संवर का लक्षण मान लो, निर्जरा का लक्षण मान लो, तो वो तो तुमने वास्तविक तर्क नहीं लगाया, है ना? भगवान का क्या लक्षण है? ये जो सर्वज्ञ होते हैं, वीतरागी होते हैं, ये तो उपदेशी होते हैं। और जिनमें वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता नहीं होती, वो भगवान होते हैं या नहीं होते हैं? बोलो। नहीं होते हैं। तर्क लगाओ, तर्क। व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। मुनिराज कौन होते हैं? क्या तर्क है भैया? कि वो नगन दिगंबर धारी 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाले पंच महाव्रती, क्षण क्षण में आत्मा का अनुभव करने वाले मुनिराज होते हैं। और जिनमें ये लक्षण नहीं होते, वे जो नगन दिगंबर धारी नहीं है, वे मुनिराज नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है। तर्क, तर्क किसको कहते हैं? वस्तु स्वरूप में इसी प्रकार से ज्ञान, ज्ञान है ज्ञान। बोले यही तो आत्मा है। दूध में शक्कर पड़ी है या नहीं पड़ी? तुम अपने घर में पूछते हो ना कि जरा चख के बताना इसमें नमक कैसा है। तो उन्होंने सब्जी खाई या जो भी वस्तु आपने उनको खिलाई, 1 चम्मच उसने टेस्ट की, और टेस्ट करके उसने क्या बोला कि हाँ इसमें नमक है। तो उसको नमक कैसे दिखा? कि वो खारेपन का निर्णय करके नमक का निर्णय कर लिया। दूध में शक्कर है या नहीं है?
मिठास का निर्णय करके शक्कर का निर्णय कर लिया। ऐसे यहाँ ज्ञान है या नहीं है? है। ज्ञान का निर्णय करने से ज्ञायक का निर्णय हो जाता है। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तर्क, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। इसके बिना यह नहीं, इसे व्याप्ति कहते हैं। जिसके बिना जो नहीं हो उसको व्याप्ति कहते हैं। ज्ञान के बिना आत्मा नहीं होगा, राग के बिना बंध नहीं होगा, और वीतरागता के बिना निर्बंध नहीं होगा। ये है तर्क। समझे या ये नहीं समझ में? वस्तु स्वरूप को तर्क कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं ना। जिस तरह अग्नि के बिना धुआं नहीं होता, यदि धुआं है तो अग्नि है, अवश्य ही है। यदि राग है तो बंध अवश्य ही है, और यदि ज्ञान है तो आत्मा भी अवश्य ही है। ऐसा। आत्मा के बिना चेतना नहीं होती। आई बात समझ में? यानी वो चैतन्य जो ज्ञान भाव है वो आत्मा के बिना नहीं हो सकता। तो जब हम ज्ञान का निर्णय करेंगे तो हमें ज्ञायक का निर्णय होगा। इसको कहते हैं तर्क। इस व्याप्ति के ज्ञान को ही तर्क कहते हैं। ठीक। कल हमने युक्ति समझी थी, आज तर्क समझा रहे हैं। आगे अनुमान। लक्षण के द्वारा पदार्थ का निश्चय किया जाए उसे अनुमान कहते हैं। अब वो देखो, व्याप्ति, तर्क भी और अनुमान में क्या अंतर है? धुआं है तो अग्नि है, धुएं से अग्नि का आपने निर्णय कर लिया, ये तो हुआ तर्क कि वहां अग्नि है। तो फिर पूछेगा कोई, तुमको कैसे पता इतने बड़े उतने ऊंचे पर्वत पे अग्नि है? तुम वहां का जाके गए थे? बोले नहीं, हम नहीं गए। तो तुमने कैसे पहचाना? बोले अनुमान से। अनुमान क्या था? कि वो जो धुआं था ना वो अनुमान है, और उससे हमने ये जाना, उस अनुमान से, कि जो तर्क है, माने जो जो व्याप्त व्याप्त होता है धुआं, अग्नि में ही होता है। तो अनुमान भी कैसा लगाना? सही लक्षण को पहचानना, इसको कहते हैं अनुमान। आत्मा का निर्णय करना है तो ज्ञान लक्षण से ही पहचाना जाएगा। जहां लक्षण का सही निर्णय किया जाए उसको अनुमान कहते हैं। अनुमान मतलब ऐसा नहीं अंदाजा। अनुमान का अर्थ अंदाजा नहीं होता। हम अनुमान का अर्थ क्या लगाते हैं? अंदाजा या तुक्का। तो अंदाजा नहीं होता। अनुमान का मतलब क्या होता है? जहां सही लक्षण पहचाना जाए और लक्षण से लक्ष्य को पहचाना जाए। जब लक्षण से लक्ष्य की ओर जा रहे हैं तो तर्क कहलाता है, और जब हम लक्षण को पहचानते हैं तो अनुमान कहलाता है। आई बस समझ में? अगर हमें आत्मा का कोई लक्षण बनाना है तो वह वास्तविक लक्षण ज्ञान ही हो सकता है। शक्कर का वास्तविक लक्षण क्या हो सकता है? सफेद, मिठास। मिठास ही हो सकती है, क्योंकि सफेद तो सोडा भी होता है, लक्षण से खाने का सोडा जाना तो सफेद। अनुमान, लक्षण को जाना तो हम्म, अनुमान, और अनुमान लक्षण से लक्ष्य को से जाना तो वस्तु को, तर्क। हाँ तर्क। व्याप्त व्याप्त हो गया ना, लक्षण वस्तु में व्याप्त हो गया, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। तो लक्षण से सिद्धि किसकी करनी है? हमें वस्तु की सिद्धि करनी है। जो वस्तु की सिद्धि करे सो तर्क है, और वस्तु की सिद्धि करने के लिए जिसकी सिद्धि की जाए, जिसको पहचाना जाए, सो अनुमान है। आई बात समझ में या नहीं समझ में? है ना? अनुमान से जाना, तो अनुमान माने तुक्के से जान लिया, ऐसा नहीं। अनुमान माने वास्तविक लक्षण को पहचानना। ऐसा देखो क्या कहते हैं, देखो अनुमान। लक्षण के द्वारा पदार्थ का निश्चय किया जाए, ठीक, उसे अनुमान कहते हैं। जैसे किसी पर्वत पर धुआं निकलता देखकर निश्चय करना यहाँ अग्नि है। अगर अगर लक्षण नहीं पहचानता तो अग्नि का निर्णय कर लेता? बोलो, नहीं कर पाता ना। इसलिए आत्मा के ज्ञान लक्षण का निर्णय कराया जाता है आपको, क्योंकि आत्मा उस अग्नि की भांति, जैसे अग्नि उस ऊंचे पर्वत पे ना, आप यहां से उसको अग्नि को डायरेक्ट नहीं जान सकते, ऐसे ही स्मृति श्रुत ज्ञान से इस अरूपी आत्मा को आप नहीं देख सकते। इस असंख्यात प्रदेशों को, अनंत गुणात्मक आत्मा को इस स्मृति श्रुत ज्ञान के साथ नहीं जान सकते। तो किसे जान सकते हैं? लक्षण को पहचान सकते हैं आप। जैसे यहाँ खड़े हुए ऊंचे पर्वत के धुएं को देखकर अग्नि का निर्णय कर लिया, ऐसे इस सूक्ष्म आत्मा का निर्णय करने के लिए आपको ज्ञान लक्षण को पहचानना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान के इतनी महिमा, इतने गुण गाए गए हैं। इतनी महिमा, आत्मा का ज्ञान लक्षण, आत्मा का ज्ञान लक्षण। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जानना मात्र जानना मेरा काम, शुद्धात्म है मेरा नाम। इतने इतनी महिमा क्यों गा रहे हैं इसकी? कि सही लक्षण पहचाने बिना सही वस्तु का निर्णय नहीं होगा। गलत लक्षण पहचानने से तो वस्तु के, गलत वस्तु का ही निर्णय होने की संभावना है। अतिव्याप्ति आदि दोष आते ना, तो वहां पे अनुमान किसको कहना? कि लक्षण को समझते समय
तीन प्रकार के दोष नहीं होना, वो वास्तविक अनुमान कहलाता है। ठीक है ना? 2/2, 2+2, 2+2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये अनुमान कहलाता है, मालूम? ये अनुमान कहलाता है, इसका नाम अनुमान है कि 2 में 2 जोड़ने पर 4 ही आएगा। इसका नाम है अनुमान। 4 में 4 जोड़ने पर 8 ही आएगा। बोले क्यों? क्योंकि 2 में 2 जोड़ने पर 4 आता है, इसलिए 4 में 4 जोड़ने पर 8 आएगा। क्या समझे? कुछ समझे या नहीं समझे? ऐसे ही जहां ज्ञान होगा वहां आत्मा ही होगा, जहां मिठास होगी वहां शक्कर ही होगी, जहां उष्णता होगी वहां अग्नि ही होगी। ऐसे। भैया हाँ बोलो। हाँ भैया बोलो। भगवान के केवल ज्ञान में आया कि ज्ञान लक्षण है के और अनुभव क्या? से? और कहाँ आया? कि भगवान ने जाना है, भगवान ने वस्तु को भली प्रकार से पहचाना है, उसके लक्षण लक्षणाभेद आदि भावों को भली प्रकार से जाना है, और उन्होंने हमें बतलाया है। और यहाँ हम उसका निर्णय करेंगे। लक्ष्य सही लक्षण का निर्णय करेंगे तो सही वस्तु का निर्णय हो जाएगा। समझ नहीं बात? राग किसका लक्षण है? राग बंध का लक्षण है। तुम्हें निर्बंध होना है? बोले हाँ। तो ज्ञान का लक्षण, वास्तविक ज्ञान को पहचानो जिसमें राग नहीं हो। राग को मिश्रित करोगे तो क्या होगा? बंध होगा। और राग रहित ज्ञान का निर्णय करोगे तो निर्बंध होगा। सही लक्षण पहचानो। ठीक। लास्ट, अंतिम, आगम। आप्त के वचन, आप्त माने तीर्थंकर, आप्त माने तीर्थंकर। कहीं कहीं पे आप्त का अर्थ अरिहंत भी होता है, वैसे एक्चुअल अर्थ आप्त का तीर्थंकर होता है। ठीक है? क्योंकि अरिहंत सभी अरिहंतों के वचन नहीं होते, वचन मात्र तीर्थंकरों के ही होते हैं। सही बात समझ में? तो कहते आपके वचन के निमित्त से पदार्थ के जानने को आगम कहते हैं। जो जिन वचन है उनको आगम कहते हैं, जिसमें ये प्रमाण और नय के कथन के द्वारा वस्तु का स्वरूप कहा गया हो, उसको आगम कहती है। जिन वाणी को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपके वचन है, तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित वस्तु का स्वरूप है। जैसे शास्त्र से लोक का स्वरूप जानना, बस जैसे शास्त्र से वस्तु के स्वरूप को पहचानना, लोक के स्वरूप को पहचानना, ये सारा का सारा क्या कहलाता है? आगम। अब हमने जो मति ज्ञान, जो अभी हमने प्रमाण ज्ञान के दो भेद पढ़े, प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये संपूर्ण ज्ञान कहलाता है आगम। ठीक है? और किसको प्रत्यक्ष कहना, किसको परोक्ष कहना, ये कहलाएगा प्रमाण। तो एक दूसरे से बने हुए हैं, अलग नहीं है। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम अलग अलग है ऐसा नहीं। आगम में जो आपने जाना, क्या जाना आपने आगम में? वस्तु को पहचाना। तो वस्तु को कैसे पहचाना जाता है? लक्षण से पहचाना जाता है, अनुमान। लक्षण को पहचान के किसकी ओर चले गए? लक्ष्य की ओर चले गए, तर्क। अब प्रत्यभिज्ञान, अरे यही तो मैं हूं, अरे यही तो मैं हूं, क्या कहा? समझ नहीं बात? प्रत्यभिज्ञान। और स्मृति, इसका सदैव आनंद बनाए रखना, मैं आत्मा हूं और कुछ नहीं, मैं आत्मा हूं। क्या है? क्या कहा? समझ में बात? नहीं समझ में? आगम से वस्तु स्वरूप को पहचान कर, अनुमान, अनुमान से तर्क, तर्क से प्रत्यभिज्ञान और स्मृति। समझ में आती बात? नहीं समझ में आती है? ऐसा ये वस्तु का स्वरूप परोक्ष के आधार से हमें समझना चाहिए। अब नयों के स्वरूप की चर्चा करते हैं। सो अभी समय हुआ, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय सर जिनेन्द्र। एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए। सर अनुमान के संदर्भ में आपने अभी एग्जांपल दिया 2+2=4, और हाँ, तो लेकिन ये अनुमान कैसे आया? ये तो फैक्ट है, ये फैक्ट एक्चुअल है ना, कैलकुलेशन। हाँ एक्चुअल कैलकुलेशन है ना। तो हाँ मिठास है तो शक्कर होगी, एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं है? है? हाँ करेक्ट। तो शक्कर तो आपको दिखाई नहीं दे रही, आपने क्या देखा? सही क्या है। देखा आपने? है ना? ऐसे ही जो बोर्ड मास यानी कि मैथमेटिक्स के जो नियम आप जानते हो, उन नियमों को आप लगा रहे हो तो फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं। यानी कि चार में जमा के नियम को आप पहचानते हो, जमा करने के नियम को आप पहचानते हो, तो आप उस नियम को पहचानने के कारण जब चार में चार जमा करते हो तो आठ आता है, वो एक्चुअल बात आती है। ऐसे ही एक्चुअल लक्षण को अगर आप पहचानते हो तो एक्चुअल लक्ष्य तक ही पहुंचोगे आप। इसलिए वहां पे अनुमान किसको कहना? यहां वहां की बात को अनुमान नहीं कहना, एक्चुअल लक्षण को अनुमान कहते हैं, जो आपको एक्चुअल वस्तु तक ले जाए। चाहे जिस मर्जी को हम आत्मा मान ले, चाहे जिस मर्जी को हम आत्मा का लक्षण बना ले, उसको अनुमान नहीं कहते, उसको तो मिथ्या ज्ञान कहते हैं। ये सम्यक ज्ञान का अंश चल रहा है, मिथ्या ज्ञान का अंश नहीं चल रहा। तुक्का लगा ठीक है। देना,
है आंख मूंद के कहीं पे अंधेरे में तीर चलाना, वो अनुमान की बात नहीं है यहाँ पे सम्यक ज्ञान के अनुमान की बात है। और जो सम्यक ज्ञान का अनुमान है वो कैसा है? वास्तविक है, वास्तविक। एक्चुअल है। ठीक, ऐसा। चलो, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।